कभी सोचा है सब कुछ खोकर फिर से पाना कैसा होता है? मिलिए हुमायूं से। हुमायूं, जिनका असली नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद था, मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह थे। 6 मार्च 1508 को काबुल में पैदा हुए। ये बाबर के बेटे थे, जिन्होंने मुगल खानदान की नींव रखी थी। छोटी उम्र से ही बड़े कामों के लिए तैयार किए गए। उन्होंने फारसी, अरबी, गणित, ज्योतिष और युद्ध कला सीखी। 20 साल की उम्र में हुमायूं ने अपने पिता के साथ कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया और अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तो हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठे, लेकिन उन्हें जो साम्राज्य मिला वो अस्थिर था। हर तरफ दुश्मन थे, अफगान सरदार, राजपूत राजा और उनके अपने सौतेले भाई भी। इन मुश्किलों के बावजूद हुमायूं का हौसला कम नहीं हुआ। 1540 में उन्होंने अपना साम्राज्य खो दिया, लेकिन हार नहीं मानी। सालों निर्वासन में रहने के बाद वो 1555 में अपनी गद्दी वापस लेने के लिए लौटे। बस 1 साल पहले अपनी असामयिक मृत्यु से, जो 1556 में हुई। हुमायूं की जिंदगी संघर्ष और जीत की कहानी है, उनकी अमिट विरासत का प्रमाण। 1530 में दूसरे मुगल आफ्टरशाह हुमायूं को एक विशाल लेथतन अस्थिर साम्राज्य विरासत में मिला। उनके पिता बाबर ने विजय की विरासत तो छोड़ी थी, लेथतन कई दुश्मन ऑल्सो। हुमायूं, जो अपनी दोरलू प्रकृति और ज्ञान के प्रेम के लिए जाने जाते थे, को अपने शासन को मजबूत होने के कठिन औफम का सामना दोना है टू। मुगल साम्राज्य अभी अपनी शुरुआत में ही था और शक्तिशाली दुश्मनों से घिरा हुआ वास, राजपूत राज्यों और अफगान सरदारों ने लगातार खतरा पैदा ठाया। मुझे पता था कि सिर्फ एक कुशल योद्धा बिकमना ही ऑफी नॉनली विल बी। मुझे चालाकी, कूटनीति और शायद थोड़ी सी दास्मत की भी जरूरत वॉस। मुगल दरबार के औलसोत्र ही महत्वाकांक्षा की फुसफुसाहट वॉस। हुमायूं के भाई, जिनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रांतों को नियंत्रित करते थे, ने अपने बड़े भाई की कथित क्रूरता की कमी में एक अवसर सौ। विद्रोह के बीज बोए गए, जो खुले संघर्ष में अंकुरित बिकमने के सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। युवा सम्राट शायद खतरे की पूरी हद तक अनजान, नौरे और निष्पक्षता के साथ शासन देना चाहता बस। हालांकि अशांत समय ने एक मजबूत हाथ की मांग की, एक सबक जो हुमायूं कड़वे अनुभव से विल लर्न। हुमायूं के शासनोफल को तुरंत उनके भाइयों ने चुनौती दी। सबसे महत्वाकांक्षी ऑफ मरान, ऑफबुल और कंधार के धनी क्षेत्रों को चाहता वो। उसने खुलेआम हुमायूं की अवज्ञा की, जिससे एक संघर्ष छिड़ गया जिसने मुगल अनिवार को तोड़ गया। वो इलाके मेरे बिकमने शोल्ड। मैं हुमायूं के शासन के आगे नॉन लिन विल बाओ। दूसरे भाई सत्ता के वादे से लुभकर विद्रोह में शामिल हो वेंट। हुमायूं विश्वासघात से दुखी बिकम कर अपने ही रिश्तेदारों से अपने सिंहासन की रक्षा देने के लिए मजबूर हो वेंट। उत्तरी मैदानों में भाई के खिलाफ भाई, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात के दुखद प्रदर्शन में युद्ध छिड़ वेंट। सुलह की मेरी कोशिशों के बावजूद वे मेरा विरोध दोते आर। सुलह की अपनी कोशिशों के बावजूद हुमायूं को अपने भाइयों के लगातार विरोध का सामना दोना हैड टू। वह बहादुरी से लड़े, लेथतन असफलता का सामना दोना हैड टू। ऑफबुल और कंधार का नुकसान एक बड़ा झटका था, जिससे उनका अधियोफर कमजोर हो गया और उनके दुश्मनों का हौसला बढ़ वेंट। मुगल साम्राज्य, जो हाल ही में बना था, पतन के कगार पर वेस। हुमायूं विश्वासघात और अनाजित बिकम कर अपने ही राज्य से भागने को मजबूर हो वेंट। एक संयुक्त और समृद्ध साम्राज्य का उनका सपना बर्बाद बिकमता दिख रहा वास। जैसे ही हुमायूं अपने भाइयों से जूझ रहे थे, पूर्व में एक नया खतरा उभरा। शेर शाह सूरी ने बिहार में अपनी शक्ति मजबूत ऑफ। उसने हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, प्रमुख शहरों और तातलों पर कब्जा कर ली और मुगल फ्रमना हतोत्साहित और विभाजित अफगान आक्रमण के बढ़ते ज्वार को रोकने के लिए संघर्ष कर रही बस। 1529 में चौसा की लड़ाई हुमायूं के लिए विनाशोफरी साबित हैपेंड। हुमायूं मुश्तातल से अपनी जान बचाकर भागे। भाग 4, निर्वासन और सांत्वना। फारस में शरण ढूंढना। चौसा में हार के बाद हुमायूं बिना राज्य के राजा बन वेंट। शेरशाह की फ्रोमनाओं द्वारा पीछा दाते जाने पर उन बिकमन ने राजस्वासन के रेगिस्तानों में एक खतरनाक औरतरा शुरू ऑफ। पूर्व सहयोगियों द्वारा धोखा दिए जाने और निरंतर खतरे का सामना दोते हुए हुमायूं और वफादारों के घटते समूह ने पश्चिम में शरण मांगी। उनकी औरतरा उन्हें सफाविद फारस के शासक शाह तहमास्प के दरबार तक ले वेंट। कभी हिंदुस्तान का आफ्टर शाह, अब मदद मांगने वाला एक औरचक। फारसी शाह ने हुमायूं का स्वागत एक विधि सम्राट के अनुरूप सभी धूमधाम और समारोह के साथ तात्या।
हालांकि आतिथ्य की एक ऑफमत वॉज शाह तहमास्प ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर सौ सैन्य सहायता के बदले में उन बिकम ने हुमायूं के शिया इस्लाम में धर्मोनिवर्तन की मांग ऑफ अपनी मान्यताओं से समझौता दोने या अपने सिंहासन को पुनः प्राप्त दोने की अपनी आशाओं को तोरगने के कठिन विकल्प का सामना दोते हुए मैं अनिच्छा से सहमत हो वेंट। फारसी सहायता अपनी चुनौतियों के साथ आई। लेथातनिस ने हुमायूं को फिर से संगठित बिकामने, रणनीति बनाने और हिंदुस्तान में विजयी वापसी का सपना देखने का मौका भी गिव। भाग 5 पुनः प्राप्ति, हुमायूं की वापसी और विजय। 15 वर्षों के लंबे निर्वासन के बाद हुमायूं फारसी फ्रॉमनाओ द्वारा सहायता प्राप्त अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त दोने के लिए एक साहसिक अभियोरण पर निकल पड़े। कंधार और औफबुल पर कब्जा कर लिया। उन बिकम ने दिल्ली अंतिमपुरा सफर पर अपनी नजरें जमाई। हुमायूं विजयी बिकम कर दिल्ली में सवार हुए, विजेता के रूप में नॉन नहीं बल्कि अपने सही शासन पर बहाल हुए राजा के रूप में। मुगल साम्राज्य जिसे हमेशा के लिए खोया हुआ माना जाता था, फिर से हुमायूं दूसरा मुगल बादशाह इंडियन हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट निशान छोड़ गया। उसने 1530 से 1540 तक और फिर 1550 से 1552 तक राज किया। उसका राज इंडिया में मुगल राज को मजबूत करने का एक क्रूशल पीरियड था। हालांकि उसका राज एग्जाइल के एक पीरियड से इंटरप्ट हुआ, उसने सबकॉन्टिनेंट के कल्चरल और पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करने में एक वाइटल रोल प्ले किया। हुमायूं एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग फिगर था। वो आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर के अपने प्यार के लिए लाइफ आ जाता था, साथ ही एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में उसकी डीप इंटरेस्ट के लिए भी। वो एक स्कॉलर किंग था जो इस्लामिक वर्ल्ड के लर्नड आदमियों से घिरा रहता था, लेकिन वो अपनी इनडिसाइसिवनेस और पॉलिटिकल एक्यूमेन की कमी के लिए भी लाइफ आ जाता था, जिसने आखिरकार उसे डाउनफॉल की तरफ ले गया। अपनी फ्लॉज के बावजूद हुमायूं इंडियन हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट फिगर था। वो आर्ट्स का एक ग्रेट पेट्रन था और इंडिया में पर्शियन कल्चर को इंट्रोड्यूस करने में एक की रोल प्ले किया। वो एक स्किल्ड मिलिट्री कमांडर भी था जिसने मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी, जिसे बाद में उसका बेटा अकबर इनहेरिट करेगा। हुमायूं पर्शियन कल्चर का बहुत बड़ा एडमायरर था। वो कई पर्शियन आर्टिस्ट्स, स्कॉलर्स और म्यूजिशियंस को इंडिया लाया, जिनका मुगल आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के डेवलपमेंट पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। हुमायूं के पैट्रनेज से पर्शियन और इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस का फ्यूजन हुआ, जिससे एक यूनिक और वाइब्रेंट इंडो पर्शियन स्टाइल बना। हुमायूं के सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस में से एक इंडिया में पर्शियन गार्डन्स का इंट्रोडक्शन था। ये गार्डन्स अपने जियोमेट्रिक लेआउट्स, फ्लोइंग वाटर चैनल्स और फ्रेग्रेंट फ्लावर्स के साथ मुगल आर्किटेक्चर का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए। हुमायूं का खुद का टूम, जिसे उसकी विडो हमीदा बानू बेगम ने बनवाया था, इस इंडो पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक प्राइम एग्जाम्पल है। पर्शियन कल्चर के लिए हुमायूं का प्यार सिर्फ आर्ट और आर्किटेक्चर तक ही सीमित नहीं था। उसने अपने कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन में पर्शियन लैंग्वेज के यूज को भी इनकरेज किया। पर्शियन मुगल एलीट की लैंग्वेज बन गई और 19th सेंचुरी तक इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रही। हुमायूं के राज में कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, जिसमें दिल्ली में उसका खुद का मैग्निफिसेंट टूम भी शामिल है। ये टूम एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मुगल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस माना जाता है और अक्सर इसे ताज महल का प्रिकर्सर माना जाता है। इसमें डबल डोम्स, रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल का इनोवेटिव यूज बाद के मुगल आर्किटेक्चर के लिए एक मिसाल कायम करता है। हुमायूं ने दीन पनाह सिटी ऑफ रिफ्यूज के कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू करवाया, जिसे वो अपनी नई कैपिटल बनाना चाहता था। हालांकि ये सिटी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया, क्योंकि इसके कंप्लीट होने के कुछ समय बाद ही हुमायूं को इंडिया से भागना पड़ा। अपने शॉर्ट लाइफ स्पैन के बावजूद दीन पनाह ने एक ग्रैंड और इंप्रेसिव मुगल कैपिटल के लिए हुमायूं के विजन को शोकेस किया। हुमायूं के आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को ब्लेंड करने में उसकी गहरी इंटरेस्ट को दर्शाते हैं। उसने न्यू टेक्नोलॉजीज और मटेरियल्स को अपनाया, मुगल आर्किटेक्चर की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया और उन आर्किटेक्चरल मार्वल्स की फाउंडेशन रखी जो उसके सक्सेसर्स के तहत आगे आएंगे। अपनी कल्चरल अचीवमेंट्स के बावजूद हुमायूं का राज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री सेटबैक से भरा था। उसे अफगान वॉरलॉर्ड शेर शाह सूरी समेत कई एम्बिशियस राइवल्स से चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
हुमायूं की इंडिसाइसिवनेस और मिलिट्री प्रोवेस की कमी के कारण उसे कई हार का सामना करना पड़ा, जिसका अंत उसके थ्रोन के लॉस और मुगल एम्पायर के कोलैप्स के फॉर्म में हुआ। 1529 में चौसा का बैटल हुमायूं के फॉर्चून्स में एक टर्निंग पॉइंट था। शेर शाह सूरी के हाथों हार का सामना करते हुए हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। कैप्चर से बचने के लिए गंगा नदी में फेमसली कूद गया। इस हार ने हुमायूं की रेपुटेशन को शैटर कर दिया और उसके एनिमीज को इम्बोल्डन कर दिया। 1540 में कन्नौज के बैटल में एक और करारी हार के बाद हुमायूं को इंडिया से भागना पड़ा और पर्शिया में रेफ्यूज लेना पड़ा। उसका एक्साइल 15 साल तक पैसेडा, जिस दौरान वो पावर में वापसी के लिए सपोर्ट की तलाश में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट भटकता रहा। सेक्शन 5, पर्शिया में एक्साइल। पर्शिया में हुमायूं का एक्साइल बहुत हार्डशिप और अनसर्टेनिटी का पीरियड था। उसने पैट्रनेज और सपोर्ट की तलाश में एक किंगडम से दूसरे किंगडम भटकते हुए साल बिताए। हालांकि ये पीरियड एक्साइल्ड एम्परर के लिए ग्रेट लर्निंग और रिफ्लेक्शन का टाइम भी साबित हुआ। पर्शिया में अपने टाइम के दौरान हुमायूं ने पर्शिया के साफावीड रूलर शाह तमास्प I के कोर्ट में रेफ्यूज लिया। शाह तमास्प शुरू में हेजिटेंट होने के बावजूद आखिरकार हुमायूं को उसका थ्रोन वापस पाने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसके सपोर्ट के बदले में हुमायूं ने पर्शियंस को कंडहार का स्ट्रेटेजिक सिटी देने का प्रॉमिस किया। पर्शियंस के साथ ये अलायंस हुमायूं के फॉर्चून्स में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पर्शियन मिलिट्री सपोर्ट के साथ हुमायूं एक नई आर्मी खड़ी करने और इंडिया में अपनी वापसी की तैयारी करने में कामयाब रहा। पर्शिया में बिताए गए टाइम ने पर्शियन कल्चर के लिए उसकी अप्रिसिएशन को और भी गहरा कर दिया, जिसे वो बाद में ग्रैंडर स्केल पर इंडिया में इंट्रोड्यूस करेगा। 1553 में 15 साल के एग्जाइल के बाद हुमायूं वेंजेंस के साथ इंडिया लौटा। अपने पर्शियन एलाइज की मदद से उसने अपने एनिमीज को हराया और दिल्ली के थ्रोन को रिक्लेम किया। उसकी वापसी दूसरे मुगल एम्पायर की शुरुआत थी, जो उसके बेटे अकबर के तहत अपने जेनिथ पर पहुंचेगा। दिल्ली पर हुमायूं का दोबारा कब्जा मिलिट्री और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग का एक रिमार्केबल फीट था। उसने स्किलफुली अपने एनिमीज के डिविजन्स का फायदा उठाया और फॉर्मर लॉयलिस्ट्स से सपोर्ट हासिल की। उसकी विक्ट्री ने उसकी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया। यह साबित किया कि वो आसानी से हार मानने वाला आदमी नहीं था। हालांकि हुमायूं का दूसरा राज शॉर्ट लिव्ड था। अपना थ्रोन वापस पाने के सिर्फ 6 महीने बाद एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, जिससे उसका एम्पायर उसके 13-year-old बेटे अकबर के हाथों में आ गया। अपनी ब्रेविटी के बावजूद हुमायूं के दूसरे राज ने मुगल गोल्डन एज की फाउंडेशन रखी, जो अकबर के तहत आएगा। हालांकि हुमायूं का राज रिलेटिवली शॉर्ट था, उसने एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ी, खास तौर पर दिल्ली में अपने मैग्निफिसेंट टूम के फॉरम में। उसकी वाइफ हमीदा बानू बेगम द्वारा कमीशन्ड ये टूम मुगल आर्किटेक्चर का एक स्टनिंग एग्जाम्पल है, जो पर्शियन और इंडियन इन्फ्लुएंसेस को ब्लेंड करता है। 1577 में कंप्लीट हुआ ये टूम एक स्प्रॉलिंग चाबार्ज के अंदर सिचुएटेड है, जो वाटरवेज द्वारा 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया एक पर्शियन स्टाइल गार्डन है। टूम का सेंट्रल डोम मुगल आर्किटेक्चर का एक प्रोमिनेंट फीचर स्मॉलर डोम्स और छात्री से घिरा हुआ है, जो इसे ग्रैंडर और मैजेस्टी का एहसास देता है। हुमायूं का टूम सब कॉन्टिनेंट में पहले के टूम से एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर था। इसमें डबल डोम्स, रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल का इनोवेटिव यूज बाद के मुगल आर्किटेक्चर के लिए एक मिसाल कायम करता है, खास तौर पर ताज महाल के डिजाइन को इन्फ्लुएंस करता है। पावर में वापसी के सिर्फ 6 महीने बाद 1555 में हुमायूं की अनटाइमली डेथ नए मुगल एम्पायर के लिए एक सिग्निफिकेंट लॉस थी। वो अपनी लाइब्रेरी में सीढ़ियों से गिर गया और कुछ दिनों बाद अपनी इंजरीज के कारण चल गए। उसकी डेथ ने मुगल एम्पायर को एक बार फिर अनसर्टेनिटी में डाल दिया। अपने रिलेटिवली शॉर्ट रेन और एग्जाइल के पीरियड्स के बावजूद हुमायूं ने इंडियन हिस्ट्री पर एक इंडिलिबल मार्क छोड़ी। वो आर्ट्स का एक ग्रेट पेट्रन था, जिसने पर्शियन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को इंट्रोड्यूस किया, जिसने आने वाली जेनरेशंस के लिए मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर को शेप दिया। हालांकि वो अक्सर अपने इलस्ट्रियस बेटे अकबर की छाया में रहता है, मुगल एम्पायर में हुमायूं का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट था। उसने एम्पायर के एक्सपेंशन की फाउंडेशन रखी और कल्चरल सिंक्रेटिज्म की मुगल ट्रेडिशन को एस्टैब्लिश किया, जो उनके रूल को डिफाइन करेगा।
हुमायूं की डेथ के बाद उसका 13 ईयर ओल्ड बेटा अकबर थ्रोन पर बैठा। अपने रीजेंट बैरम खान द्वारा गाइडेड अकबर जल्दी ही एक श्रूड और केपेबल रूलर साबित हुआ, जिसने मुगल पावर को कंसोलिडेट किया और एम्पायर की बाउंड्रीज को अपने फादर की अचीवमेंट से कहीं आगे बढ़ाया। अकबर के राज्य में मुगल एम्पायर पीस, प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल अचीवमेंट के एक गोल्डन एज में प्रवेश किया। उसने कई रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया, रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया और एक वाइब्रेंट कल्चरल मिलियो को फॉस्टर किया। एक पावरफुल और कल्चरली रिच मुगल एम्पायर का हुमायूं का सपना आखिरकार उसके बेटे ने पूरा किया। अकबर को अपने फादर से आर्ट, आर्किटेक्चर और लर्निंग का प्यार विरासत में मिला, लेकिन उसके पास पॉलिटिकल एक्यूमेन और मिलिट्री ब्रिलियंस भी थी जो उसके फादर में नहीं थी। अकबर का राज हुमायूं की लेगेसी और मुगल डायनेस्टी की इंड्यूरिंग पावर का एक टेस्टमेंट है।